नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही आपके लिए तमाम खबरें भी लेकर आते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी रिसर्च के। भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आगे कुणाल सुधानी होंगे, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है शिन्हन बैंक के ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एफएक्स एंड रेट्स ट्रेजरी के। सर, स्वागत है आपका। आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार आपको ये बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका पहले बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो कमोडिटी मार्केट से तो आप हमें पूछे 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम भेजें, शहर का नाम भेजें, फिर अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सिर्फ सवाल भेजें। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात होगी रुपए की, क्योंकि रुपए की कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। $1 का भाव 79 रुपये 44 पैसे के स्तर पर पहुंच चुका है। यहाँ से और कितनी गिरावट की आशंका और है? हमारे साथ कुणाल जी हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट आप यहाँ से और देख रहे हैं? बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अभी भी वीकनेस रहेगी रुपी में, टूवर्ड्स 80 की तरफ पर्सनली मैं देख रहा हूँ इसे जाते हुए। एक छोटा कंसोलिडेशन देखा जा सकता है अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, अगर थोड़ा 2-3 दिन या कपल ऑफ सेशंस 100 के नीचे सस्टेन कर जाए, बट ऐसे लग नहीं रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसे अगर हम ब्रेक करें डोमेस्टिक फैक्टर्स में, तो सबसे पहले हमें जो रीसेंट ट्रेड डेफिसिट नंबर्स देखे, जो $25.63 बिलियन के थे, वो रिकॉर्ड हाई पे थे। अगर यही टाइम लास्ट ईयर की बात करें तो $9.61 बिलियन था। सो ये ट्रेड डेफिसिट नंबर जहाँ ज्यादा है, और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ से बढ़ेगा, तो ज्यादा डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी हमें उसे फाइनेंस करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट ही FY23 के लिए मुझे लग रहा है $40 बिलियन से ज्यादा होगा। सो डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, तो यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली अगर हम FPI और FII फ्लोज की भी बात करें अक्टूबर से लेके जून 2022 तक, तो हमने $35.3 बिलियन डेट प्लस इक्विटी मिला के आउटफ्लो कंसिस्टेंटली देखे हैं ऑन मंथ बेसिस। तो वो एक दूसरी चीज है कि यहाँ पे कोई इनफ्लो की जो एक आवश्यकता है वो कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रही। कुछ एक दो कपल ऑफ सेशंस हमने FII के पॉजिटिव नंबर्स देखे, बट वो काफी छोटे थे। नंबर ट्रेंड चेंजर या इनफ्लो लाने वाले नंबर्स नहीं दिख रहे एट दिस पॉइंट इन टाइम। दूसरी बात करें हम ग्लोबली, तो डॉलर इंडेक्स 107.20 के 107 हाफ के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर टेक्निकली हम देखें तो 108.25 108.25 तक यहाँ पे स्पेस है। यूरो और यूके टेक्निकली एक रिसेशन जोन में ही है। और प्लस जैसे आपने हेडलाइन में ही कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम मेंटेनेंस के लिए जो रशिया से बेसिकली ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई होता है जर्मनी में पर्टिकुलरली, सो वो 10 दिन के लिए बंद होगा, तो वो एक यूरो पे भी प्रेशर डालेगा। तो डॉलर इंडेक्स में यूरो सबसे बड़ा पार्ट होता है, अराउंड 58-59%। तो डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर जाने की आवश्यकता मुझे लग रही है कि यहाँ पे ऊपर जाएगा। ओवरऑल इस सेंटिमेंट्स बोथ डोमेस्टिक प्लस ग्लोबली हम देखें तो एक वीकनेस यहाँ बनती है। जैसे ही डॉलर रुपी क्लोज हुआ 79.44 पे, उसके बाद ऑफशोर में भी ट्रेड हुआ और ऑफशोर में 79 हाफ तक ट्रेड हो चुका है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस रुपी में और बनी रह सकती है 79 एंड 80 लेवल्स तक। तो यानी 79-80 तक रुपया जा सकता है। और जो मेजर बात इन्होंने कही है, एक तो एनर्जी क्राइसिस, जो रूस से जो एक मेजर पाइपलाइन है जिससे जर्मनी को गैस सप्लाई होता है, वो मेंटेनेंस की वजह से 10 दिनों तक वहाँ पर काम नहीं। तो ऑलरेडी जो अंडर सप्लाई मार्केट है पूरा यूरोप का, वहाँ पर दिक्कतें और बढ़ गई है। दूसरी बात चाइना के ग्रोथ आउटलुक को लेकर है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है और कुणाल को लगता है कि 108.25 तक भी डॉलर इंडेक्स जा सकता है। सर, कब तक हम उम्मीद करें कि रुपए में मजबूती लौटेगी? किस लेवल के बाद आप एक देख सकते हैं एक नीचे की तरफ का लेवल आएगा, मजबूती दिखेगी रुपए में? कुणाल। एक तो हाँ, दो फैक्टर्स एक्चुअली इस वीक में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो कल इंडिया का CPI डेटा है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन 7.03% की है, बट अगर हम कमोडिटी कूल ऑफ की बात करें इस महीने में,
तो अगर 7% के नीचे अगर इन्फ्लेशन दिखता है तो एक ये पॉजिटिव माना जाएगा रूपी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, यूएस का भी सीपीआई डेटा है इसी वीकेंड में, लाइक आई थिंक वेडनेसडे को यूएस का सीपीआई भी है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स मायने रखेंगे एक ट्रेंड चेंज करने के लिए। अगर ये दोनों कूल ऑफ हो जाते हैं तो जो मतलब एग्रेसिव रेट हाइक्स की बात थी वो थोड़ी सी शायद शांत हो सकती है, या सेंटीमेंट ड्रिवन चेंजेस हो सकते हैं। तो ये दो डेटा मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। अगर लेवल्स की बात करें अपन, तो अगर 79.20 79.10 के नीचे क्लोज देता है तो ये पहला लेवल होगा जहां से हम थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ देख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा 78.70 या 78.80 बोल सकते हैं प्रिसाइसली। अगर 78.80 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये कंसोलिडेशन फिर से शुरू हो जाएगा बिटवीन 78.40 से लेके 79.40। इस रेंज में काफी देर तक कंसोलिडेट कर सकता है इनकेस हम 78.80 के नीचे क्लोज देखते हैं तो। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और इन्होंने एक बात और बताई कि महंगाई अगर सीपीआई के जो नंबर आने वाले अगर वो 7% के नीचे आता है तो इससे भी सपोर्ट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रुपए की कमज़ोरी का बुलियन मार्केट पर क्या असर होगा। हालांकि जो वहाँ पर कमज़ोरी है, कॉमेक्स पर जो कमज़ोरी है उस वजह से नलीफाई हो जा रहा है, लेकिन नवनीत जी क्या लग रहा है गोल्ड में जो रुपए की कमज़ोरी है उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूं सर। गिरावट पे हमने 2-3 दिनों में कॉमर्स पे अच्छी पुल बैक देखी है, बट उसके बाद आज फिर सुस्ती का माहौल देखने मिल रहा है और ये टाइम एंड अगेन डॉलर इंडेक्स के साथ लिंक्ड है काफी हद तक। तो जब से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ कंटिन्यूड बेसिस पे अपसाइड की तरफ दिख रही है, 104 से जो 107.5 का मूवमेंट आया है उसमें गोल्ड कहीं ना कहीं बहुत एक दबाव के माहौल में नजर आता हुआ आया है और करीब करीब 1720 1710 तक के लेवल्स टेक्निकल पैरामीटर्स पे विजिबल होने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक नरमी का माहौल गोल्ड में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। रुपए की जो तेज हम गिरावट देख रहे हैं उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट हमको नहीं देखने मिल रहा है। और ये खास बात ये है कि इसमें करीब करीब 4 से 5% के आसपास ड्यूटी का जो इजाफा हुआ है उसके भी प्राइसेस बिल्ट होने के बाद भी हम 50,700-800 की रेंज में, अगर वो फैक्टर नहीं होता तो अब हम 49 के आसपास या उसके भी नीचे के स्तरों पे होते हैं, जो कि काफी नेगेटिव या डेट्रीमेंटल होता है गोल्ड प्राइसेस के। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अभी भी सेल सिंक में रहना एडवाइजेबल रहेगा और 50,500 50,200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शक हैं, उनके फ्राइडे से ही कई सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास हैं। गूगले हैं महाराष्ट्र से, इनके पास क्रूड के 2 लॉट है 8,125 रुपए के और नेचुरल गैस भी 2 लॉट है 489 रुपए के, 489 के, दोनों लॉन्ग पोजीशन है। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? क्रूड 2 लॉट, नेचुरल गैस 2 लॉट, दोनों लॉन्ग है 8125 और 489। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। क्रूड की बात करेंगे सबसे पहले तो क्रूड में अभी भी इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। तो जहाँ भी इनको अच्छा लगता है वहां अपना मुनाफा बुक करना चाहिए, जहां भी क्रूड 8250 से 8300 के बीच में आता है तो। और इसी तरीके से नेचुरल गैस में बात करेंगे तो नेचुरल गैस में भी अच्छा खासा इनको गेन हो रहा है। इनको अपना कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में 515 रुपए से 523 रुपए के भाव आने वाले 2-3 दिनों में देखे जा सकते हैं। तो इस स्टॉप लॉस क्या बताया था सर आपने भूपेश जी एनजी में? जी एनजी में इनको 480 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए, या इन्होंने जिस भाव की एनजी बाई करी हुई है उस भाव का स्टॉप लॉस इनको कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा के अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। जी आपके लिए सलाह है कि आप 8200 से 8300 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करें क्रूड में। नेचुरल गैस में 515 से 523 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन 480 का स्टॉप लॉस लगा ले, या वॉलेटाइल काउंटर है जो गेन है अगर उसी को रखना चाहते हैं तो अपने बाइंग लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस ले ताकि कोई नुकसान भी नहीं हो। तो इसलिए ये सलाह भूपेश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक है हीरा लाल है राजस्थान से। चांदी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 57,706 रुपए पर। हीरालाल को क्या सलाह देंगे आप? नवनीत जी 57,706 पर लॉन्ग है। विश्वमोहन जी, हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में एक अलग सा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में और उसका स्पिल ओवर हमको गोल्ड सिल्वर दोनों ही प्राइसेस पे देखने मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं सिल्वर पे भी वे कर रही है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये भी दबाव में रह सकता है और 56,400 56,500 तक के स्तर दिखा सकता है।
तो मेरे हिसाब से इनको छोटे-मोटे पुल बैक पे पोज़ीशन एग्ज़िट कर ले वो बेहतर रहेगा। यहाँ से थोड़ा-सा नरमी का माहौल और रह सकता है सिल्वर प्राइसेज़ में। नरमी दिख सकती है तो पुल बैक में कोशिश करें कि आप यहाँ से निकल जाए। और नवनीत जी को लगता है कि 56,400 नीचे की तरफ आ सकता है। ये कितने दिनों का व्यू है सर? चांदी में दिनों का टाइम फ्रेम नहीं देखा जाता है विष्णुपंत जी, घंटों में भी काम हो बट मेरे हिसाब से अगले 2-3 दिन थोड़े से क्रूशियल रहेंगे चांदी में। कि बहुत सारे दर्शकों के टाइम फ्रेम अलग होते हैं। अगर ये होल्ड करना चाह रहे हो, अगर अपना नुकसान नहीं बुक करना चाह रहे हो, इसलिए मैंने टाइम फ्रेम पूछ लिया कि अगर इनका ऊपर का लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करेंगे? जी, मेरे हिसाब से 2-3 दिन अगर होल्ड करेंगे तो आपको ये 2 दिन के अंदर ही आपको ये रिजल्ट देखने मिल जाएगा और अगर अपसाइड में वापस ये 58,100 निकालता है, तो शायद आपकी पोज़ीशन इंटैक्ट रख सकते हैं और वहाँ से आपको एक वापस तेज़ी का माहौल देखने मिल सकता है। बट जब तक 58,100 कन्विंसिंगली नहीं निकल जाता, ये सेल ऑन रैली का माहौल कंटिन्यू रहेगा। अगले दर्शक भी इवन चांदी पर ही हैं। नरेंद्र जैन है रतलाम से। इनका सवाल है भूपेश जी कि 57,700 57,700 तक क्या चांदी जा सकती है? भूपेश बहुत ही जी। करीब का लेवल। हाँ जी सर, ये लेवल 57,700 का लेवल चांदी के लिए बहुत ही पास का लेवल है, तो इसके लिए ये लेवल आना कोई बड़ी बात नहीं है। चांदी शाम के सत्र में भी 57,700 के भाव दिखा सकती है। परंतु ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो चांदी का ट्रेंड लगातार नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि अगर हम कॉमेक्स के चार्ट देखेंगे तभी भी इसका ट्रेंड नेगेटिव है और डॉलर इंडेक्स के साथ कोरिलेशन में देखेंगे तो भी इसका ट्रेंड लगातार नेगेटिव बरकरार है। तो इसमें ओवरऑल सेल ऑन राइज या सेल ऑन पुलबैक का स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो करके इसमें एग्जिट करने का ही प्रयास करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आप चांदी में काम कर सकते हैं और नवनीत जी का भी यही सिमिलर व्यू था। अगले दर्शक है महावीर हैं, नेचुरल गैस के बारे में जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में जो तेजी दिख रही है वो पाइपलाइन मेंटेनेंस की वजह से, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? और महावीर जी को क्या सलाह दे रहे हैं आप ट्रेडिंग के लिए? पहले तो नेचुरल गैस में एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। जब से 430 440 के आसपास के स्तर से ये रिबाउंड किया है, एक डिसेंट सी पुल बैक देखने मिल रही है। देखने वाली बात है कि करीब-करीब 35% टॉप से नेचुरल गैस करेक्ट हो चुका है और साथ में अब पॉजिटिव न्यूज़ आई है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बंद होने की अगले 10-15 दिनों के मेंटेनेंस के लिए। तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर जैसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 490 नहीं टूटता है तो आपको 520 530 तक के भी लेवल बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग साइड की पोजीशन इंटैक्ट रखा जा सकता है। 490 क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगले दर्शक ललित हैं राजसमंद से। क्रूड में इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? क्या सलाह देंगे नवनीत जी क्रूड में? क्रूड में मेरा बायस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि छोटा-मोटा करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा क्रूड में। दोनों ही एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर थोड़ा-सा और करेक्शन आवे या 8120 के आसपास क्रूड मिले, तो बाय का अटेम्प्ट करना चाहिए। 8060 आप स्टॉप लगाइए, 8250 के ऊपर के टारगेट देखने मिल चाहिए। क्रूड को चेज़ करके बाय नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दर्शक है संजीव है हरियाणा से। इनका सवाल है इस समय मौजूदा लेवल पे क्या गोल्ड खरीदना फायदेमंद होगा? क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको? शॉर्ट टर्म की बात करें तो गोल्ड लेना समझदारी रहेगी 200 से 300 पॉइंट के लिए। अन्यथा अगर लॉन्गर टर्म की बात करेंगे तो गोल्ड में लेने में कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि वही कॉमेक्स की बात करेंगे या डॉलर इंडेक्स से कोरिलेशन में देखेंगे तो दोनों तरीके से मुझे बाजार में अभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखता है और मार्केट नीचे में 50,400 और 50,200 आने वाले समय में दिखता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडर हैं तो खरीदारी की सलाह है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं खरीदे। तो नवनीत जी, अगर गोल्ड खरीदना है संजीव जी को अगर लंबी अवधि के लिए, तो किन स्तरों पर खरीदना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे इनको? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया 50,200 50,100 मुझे अचीवेबल लेवल लगते हैं, जहाँ पे लगभग 1720 1730 डॉलर के आसपास कॉमेक्स के लेवल्स कोइंसाइड होंगे। तो वो स्तरों पे बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल के लिए आपको ₹400 ₹500 और नीचे मिल सकता है, वेट करना चाहिए। अगले दर्शक भी चांदी के ही हैं, शशि अग्रवाल हैं कोटा से। चांदी में यहाँ से तेजी या मंदी लग रही है? भूपेश जी, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से? आज शॉर्ट टर्म की बात करें तो चांदी में अभी बहुत ही रेंज बाउंड मोड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, परंतु ओवरऑल बात करेंगे तो इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है। स्ट्रक्चर काफी खराब हुआ है, तो कोई भी पुल बैक आ सकता है छोटा मोटा,
परंतु उसमें एग्जिट ही करना चाहिए। नीचे में मार्केट आने का इंतजार करना चाहिए। एक बेस फॉर्मेशन बनता है, उसके बाद ही कोई लेवलिंग का काम करना चाहिए। अगले दर्शक मयंक हैं यूपी से। कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? नवनीत जी, कॉपर में क्या स्ट्रेटजी है? आज कमजोर है कॉपर, क्या करें अब? आज पूरे इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है और कॉपर में भी दबाव है। मेरे हिसाब से 647 645 तक के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैली यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा और 662 का स्टॉप लॉस रहेगा। भी कॉपर पर ही हैं। क्रिश हैं दिल्ली से। ये भी कॉपर में क्या लग रहा है आगे किस तरह के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए भूपेश जी इनको, क्रिश को? काफी रेंज बाउंड मोड देखने को मिला है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। कॉपर 670 से लेके और नीचे में 640 की रेंज 635 की रेंज बनाई थी पिछले हफ्ते में। और अभी की बात करें तो आज छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अभी रेंज बाउंड ट्रेड है। इसको 650 रुपए से लेके 660-65 रुपए तक की एक रेंज बाउंड का ट्रेड बोलेंगे इसको, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगले दर्शक सुरजीत हैं दिल्ली से। 5 लॉट इन्होंने जिंक 279 रुपए पे शॉर्ट किया है। इनके लेवल के आसपास ही अभी भाव चल रहा है, क्या करना चाहिए नवनीत जी इनको? ये ट्रेड सही है क्या? 279 का शॉर्ट पोजीशन जिंक में। करीब करीब 280 के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है 282 283 अगर नहीं निकलता है तो आपको 275 के नीचे के भी भाव देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो नरमी के माहौल से ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन इस पर दबाव डालती हुई नजर आ रही है। तो जब तक एक क्लियर रिवर्सल नहीं आ जाता डॉलर इंडेक्स में या मेटल में शॉर्ट टर्म पॉजिटिव बाउंस नहीं देखने मिलता है, तब तक ये सेल ऑन रैली रहेगा और आपको करीब करीब 2% के आसपास का फॉल ओवर देखने मिल सकता है। अगले दर्शक स्वप्निल हैं औरंगाबाद से। सिल्वर माइक्रो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखा है 60,600 रुपए के लेवल पे, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? काफी दूर की लॉन्ग पोजीशन है। इन्होंने काफी अपना लॉस को कैरी किया हुआ है। तो मैं अभी कहूंगा कि अगर इनका 10 से 15 दिन का अगर सिनेरियो बनाया हुआ है तो उसको पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। अन्यथा इनको अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो नीचे में कोई भी स्टॉप लॉस ये अपने हिसाब से, क्योंकि पोजीशन अभी काफी दूर है और इनको 56,500 की स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करने का बोलूंगा। 56,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और उसके नीचे जाता है बाजार तो एग्जिट करें और अपनी दोबारा पोजीशन बनाने नीचे में इंतजार करें। ओम प्रकाश है भिलाई से। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? एंट्री पॉइंट एंड जुलाई की एक्सपायरी तक का टारगेट भी जानना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस हालांकि इन्होंने नहीं पूछा, लेकिन स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा नवनीत जी। एल्यूमिनियम जैसे मैंने बताया पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में ये भी दबाव से गुजर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 3 से 3.5 रुपए के आसपास का करेक्शन आपको एल्यूमिनियम में भी दिखने मिल सकता है। तो करंट भाव के आसपास भी सेल किया जा सकता है। यहाँ से 2 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, आपका व्यू क्या है एल्युमिनियम पे भूपेश जी? ऊपर में 215 रुपए के एल्युमिनियम में एक बार मुझे तेजी समझ नहीं आती। जैसे कि अदर वेस्ट मेटल्स में अभी बिकवाली जारी है, इसी तरीके से एल्युमिनियम में कहीं ना कहीं एक बिकवाली जारी देखने को मिल सकती है। नीचे में 206 रुपए से 203 रुपए के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। पे कर रहा है तो स्टॉप लॉस क्या होगा इस ट्रेड के लिए भूपेश जी एल्युमिनियम में? जी, बिकवाली का ट्रेड पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, बिकवाली करनी चाहिए। अभी करंट भाव पे बिकवाली करनी चाहिए। 214 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए और जो टारगेट अभी दिए हैं 206 रुपए 203 रुपए के, उनके लिए टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। अगले दर्शक गोविंद हैं। दिसंबर अंत तक का चांदी का टारगेट जानना चाह रहे हैं और करंट लेवल पे खरीदें। ये लंबी अवधि के निवेशक है, अगले 5 से 6 महीने इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, शायद फिजिकल में खरीदना चाह रहे होंगे। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? चांदी दिसंबर तक किस लेवल तक जा सकती है? मेरे हिसाब से चांदी एक्यूमुलेटेड जोन के आसपास आती हुई नजर आ रही है और 56,000 से 54,000 का जो रेंज है वो अच्छा एक्यूमुलेटिंग जोन है चांदी के लिए। फिलहाल के लेवल से करीब 2,000 रुपए नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वेट करना चाहिए। अभी यहाँ से करेक्शन और आ सकता है, बट वो लेवल पे आप डेफिनेटली एक एंट्री का मानस बना सकते हैं और वहां से जब अपसाइड शुरू होगा तो आपको करीब 10 से 15% के ऊपर की बढ़त यहाँ से देखने मिल सकती है दिसंबर तक पॉसिबली। तो मुझे लगता है कि 65,000 से 70,000 के बीच के स्तर आपको देखने मिलेंगे, पर पोजीशन राइट टाइम पे बनाएंगे 54,000 से 56,000 के बीच में।
अपर लेवल है वो 65,000 से 70,000 के रेंज में आपको दिख सकता है, लेकिन जो पोजीशन है वो नीचे के लेवल पे आप 54,000 के आसपास में बनाने की सलाह नवनीत जी दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक भी नरेश कुमार हैं चेन्नई से। इनका सवाल है, क्या सोना 50,000 रुपये नीचे आ सकता है और चांदी 54,000 तक आ सकती है? नवनीत जी को तो लग रहा है कि 54,000 तक आएगी। नवनीत जी 50,000 सोना दिख रहा है क्या अब? जी जी, हो सकता है कि 50,000 के एकदम नजदीक, मतलब 100-200 यहाँ तक आ जाए, बिकॉज मेरा मानना है कि $1720 जो इंटरनेशनल पे वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसको ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो रुपए की चाल थोड़ी सी कंट्रीब्यूट करेगी। अगर रुपए में करेक्शन आता है अगले 2-4 दिनों में तो आपको उसके भी नीचे के लेवल देखने मिलेंगे, 50 के भी नीचे, बट अदरवाइज थोड़ी स्टेबिलिटी आपको 50,200 के आसपास देखने मिल सकती है। ओके। अगले दर्शक दिग्विजय हैं, शाम के लिए सिल्वर में ट्रेड करना चाह रहे हैं। क्या टारगेट होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा भूपेश जी? जी, जैसा कि अभी बताया कि सिल्वर का अभी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बरकरार है और सिल्वर में ऊपर में बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। ऊपर में 57,800 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं और यहाँ से अगर लेवली करके काम करना है तो 57,100 का भाव है, जिसमें 56,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और 57,800 के टारगेट रखें। में क्या लग रहा है भूपेश जी? कॉटन बहुत जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, MCX कॉटन, क्या करना चाहिए कॉटन में? जी, कॉटन में सर अभी तेजी, जैसे कि इंटरनेशनल बाजारों को देखें तो इंटरनेशनल बाजारों में जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो नीचे में 8850 के आसपास सेंट में बिका है और वहां लगभग $10 की तेजी देखने को मिली है। तो लगभग वही सेम तेजी यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिल रही है। अभी अगर यहाँ MCX कॉटन की बात करें तो ऊपर में 44,400 से लेके 45,200 तक के भाव देखे जा सकते हैं आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अभी इसमें मंदी का ट्रेड नहीं करना चाहिए। 40,000 से 45,200 तक का MCX कॉटन का भाव दिख रहा है भूपेश जी को। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।